प्राध्यापक डॉक्टर MP व्यास, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज खेरालू। C202 प्रथम गौण सेकंड सेमेस्टर। आलोच्य रचना समुद्र में खोया हुआ आदमी। लेखक कमलेश्वर जी और उपन्यासकार कमलेश्वर की साहित्यिक रचनाएं और उसका परिचय देंगे। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में हुआ था। उनका जन्म एक टूटे तथा बिखरे हुए जमींदारी वातावरण में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही कष्टों से बीता था। उनके पिता का नाम जगदम्बा प्रसाद था। उनके पिता ने 2 बार शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम शांति देवी था। शांति देवी के सबसे छोटे बेटे कमलेश्वर थे। कमलेश्वर के बड़े भाई रामेश्वरी प्रसाद थे। उनकी माँ मेहनती थी। बड़े संघर्ष के साथ उन्होंने परिवार का पालन पोषण किया था। माँ कमलेश्वर को बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी और कहती थी, इन्हीं कहानियों को लंबी और विशद करके तुम्हें लिखना है। कथाकार की प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में संपन्न हुई थी। इलाहाबाद में उन्होंने MA किया, शोध कार्य आरंभ किया, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय की नौकरी नहीं करनी थी, न ही सरकार की। सो उन्होंने अनुसंधान कार्य छोड़कर संघर्ष भरा साहित्य का मार्ग चुना। उनकी माता का उन पर बहुत प्रभाव देखा जाता है। माता के वैष्णव संस्कार ने उन्हें विद्रोही होने से बचाया था। माता के वैष्णवी संस्कार ने अपने बड़े लड़के से वे प्रेम कर बैठे थे। 2-3 वर्ष के उपरांत उनकी प्रेमिका की शादी किसी और से हो गई थी। 2-3 साल के उपरांत उनकी प्रेमिका की शादी किसी और से हो गई। अहम के कारण वे चाहकर भी अपनी बात किसी को नहीं बता पाए। कमलेश्वर स्वभाव से संकोची थे। अत्यंत संवेदनशील, भावप्रवण एवं गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान थे। कमलेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता इस प्रकार देखी जाती है, अपने घोर विरोधियों को भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व की सहजता, सौजन्य तथा बुद्धि से पराजित कर लेने की शक्ति उनमें समाई हुई थी। उनमें एक सहज अपनापन था। उसके साथ ही वे स्वभाव से स्वाभिमानी थे, जो टूट सकते थे मगर झुक नहीं सकते थे। कमलेश्वर के साहित्य इस प्रकार का है। उपन्यास साहित्य, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, सन 1980, आगामी अतीत, कितने पाकिस्तान, कहानी संग्रह संकलन, राजा निर्बंसिया, कस्मे का आदमी, खोई हुई दिशाएं,
बयान, मेरी प्रिय कहानियाँ, नाटक, अधूरी आवाज़, रेगिस्तान, चारुलता, खड़िया का घेरा, आलोचनाएं, नई कहानी की भूमिका, नई कहानी के बाद, मेरा पन्ना, समांतर सोच, फिल्में, एक सड़क 57 गलियां उपन्यास पर बदनाम बस्ती फिल्म बनी थी। कमलेश्वर बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। सम्मान, कमलेश्वर को शलाका पुरस्कार, शिवपूजन सहाय शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे। उसका निधन 27 जनवरी सन 2007 में उनका देहांत हो गया था। अब हम कमलेश्वर की जो रचना है, समुद्र में खोया हुआ आदमी, उसके शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। समुद्र में खोया हुआ आदमी एक सुंदर उपन्यास है जिसमें कथानायक श्यामलाल का परिवार महानगर दिल्ली में आकर बसता है। इस उपन्यास में आज़ादी के बाद फैली परिवेशगत विसंगतियों में तालमेल बिठाने की प्रेरणा से प्रस्तुत उपन्यास लिखा गया है, जिसमें दार्शनिकता का अभाव तथा बुद्धिजीवी चिंतन प्रमुख रूप से मिलता है। यह उपन्यास आज़ादी के बाद भारत में फैली विषमताओं का चित्र संवेदनात्मक धरातल पर प्रस्तुत करने में सफल रहा है। प्रस्तुत उपन्यास में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की टूटन और बिखराव का प्रसंग है। असुरक्षितता और भविष्य की अनिश्चितता के कारण भागम भाग करने वाला मध्य निम्न वर्गीय परिवार महानगर की यांत्रिक सभ्यताओं की चक्काचौंध में आकर मध्यम निम्न वर्गीय परिवार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत स्तर पर किस प्रकार टूटकर बिखर जाता है, इसका जीता जागता मुहावरा यथार्थवादी शैली के माध्यम से व्यक्त हुआ है। एक प्रकार के युगबोध, युग सत्य को सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। महानगर की भीड़, कोलाहल, अकेलापन, अजनबीपन, बेरोजगारी, वितृष्णाएं, आर्थिक मजबूरियां, कर्ज, हत्याएं, कामुकता, अपमानबोध, घुटन, कुंठाएं, सीलन, संघर्ष, निस्तकता, बदलते सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत रिश्ते और नाते, असुरक्षितता, अनिश्चितता, व्यर्थता, बदलती संस्कृति और जीवन जीने की लालसा, उत्कंठा को भी व्यक्त करता है। यह उपन्यास प्रतीकात्मक है। इसमें घर को जहाज की और समाज को समुद्र की उपमा दी है। मध्यम वर्गीय संस्कृति और सोच उसके गरीब के कीटाणु जो अंदर बाहर से खोखला बना देते हैं। श्यामलाल बाबू भी इसके शिकार बने हैं। अपने खिंचतान के
दिनों में तारा हरबंस के दुकान पर नौकरी करके परिवार को चलाती है, लेकिन श्यामलाल के मध्यम वर्गीय संस्कार आड़े आ जाते हैं। वे अपने आप को कमजोर पाकर कहते हैं, मैं सब समझता हूँ, ये लड़कियां मुझे चलाती है। अब आए वह हरबंस घर में। बाबूजी हरबंस का घर आना सह नहीं पाते, लेकिन आर्थिक दुर्बलता के कारण कुछ कह भी नहीं पाते। हरबंस के घर आते ही रम्मी, तारा और समीरा बातें कर जोर जोर से हंसते हैं। यह सब सुनकर श्यामलाल अपने आप को घिरे हुए जहाज की तरह समझते हैं। हाथ पैरों की ताकत कम होकर कुछ कर न पाने की चिंता सताने लगती है। वे अपने आप को करोड़ों की भीड़ में अकेला पाते हैं। ऐसी कमजोरी के समय उनका एक सहारा मात्र बीरन था। उन्हें उम्मीद थी बीरन समझदार और कमाने लायक हो जाने के बाद बिखरते जा रहे साम्राज्य को बचाएगा, डूबते जहाज को उबरेगा, बेबसी और मजबूरी से बाहर निकालेगा। आज़ादी के बाद परंपरा से चली आ रही रीति, रूढ़ि एवं परंपराओं का स्त्री विरोध करने लगी है। साथ ही अपने ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार और शोषण का डटकर मुकाबला कर रही है। पुरुषों को अब पुरुषी मानसिकता और सोच को बदलना होगा। आज स्त्री पढ़ लिखकर सभी क्षेत्रों में अपना अस्तित्व सिद्ध कर रही है। मध्यम निम्न वर्गीय समाज पर भारतीय अंध संस्कृति, अंध परंपराओं का प्रभाव अधिक रहा है। भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान होने के कारण हर जगह, हर क्षेत्र में स्त्री को दुर्गम स्थान दिया जाता है। स्त्री को एक प्रकार का बोझ और आफत मानते हैं। उसे परिवार की इज्जत और कुल नासिनी के रूप में देखते हैं। दूसरों की पूंजी मानते हैं। समाज में प्रचलित दहेज प्रथा और उससे अधिक कमजोर एवं दीन बना दिया है। पिता के पास दहेज देने के लिए पैसा है तो अच्छा लड़का और बिरादरी मिलेगी, नहीं तो फिर उसे गाय की तरह बेचना पड़ता है। इस कारण आज संसार में अनमेल विवाह, स्त्री शोषण, स्त्री हत्या और आत्महत्या जैसी समस्याएं उग्र रूप धारण कर रही है। श्यामलाल बाबू की सोच इस प्रकार की थी। उनकी सारी इच्छाएं और कामनाएं बीरेन पर टिकी थी। बीरेन को वे पूरा आदमी समझते हैं और लड़कियों को आफत। श्यामलाल की पत्नी रम्मी अच्छा सा लड़का देखकर तारा की शादी करना चाहती है, लेकिन पैसों के अभाव में कर नहीं पाती। तब बाबूजी के अपने पुराने दोस्त लाला हरिश्चंद्र के लंगड़े बेटे से तारा की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रम्मी विरोध करने लगती है। तब समझाते हुए बाबूजी कहते हैं, दूसरा तो ठीक था, हो सकता है लंगड़े की शादी भी हो गई हो, न भी हुई होगी तो क्या बिगड़ता है। जिसके पास पैसा है उसका कद नहीं देखा जाता, उन्हें किस बात की कमी है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में खरीद फरोख्त का भेद खुल जाने के कारण
रामलाल का व्यापार चौपट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में परिवार चलाते समय रम्मी और बाबूजी काफ़ी खींचतान होने लगती है। घर में जवान लड़की है, उन्हें डर है कि कोई घर में घुसकर अनर्थ करेगा, घर की इज्जत नीलाम होगी। साथ ही परिवार को चलाने के लिए घर की सभी वस्तु को गिरवी रख लिया था। कई दिनों से कमरे का किराया, दूध का पैसा, सब्जी वाले के पैसे नहीं दिए थे। इसी कारण देनदारों की परेशानी सता रही थी। ऐसे दिनों में बीरन घर आने वाला था। इस कारण रम्मी बीरेन की 2-4 पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे मांगने तारा के पास जाती है, लेकिन तारा अपनी ही परेशानी बताकर खाली हाथ लौटाती है। दूसरे दिन बाबूजी गाड़ी से बीरेन आने वाला था, उस गाड़ी को देखने जाता है। गाड़ी आकर निकल जाती है, लेकिन बीरेन उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। दिन भर इंतजार करके घर लौटते आते समय रास्ते में स्कूटर, टैक्सी जो भी मिलता उसमें जाकर देखते हैं। दूसरे दिन से इंतजार का सिलसिला टूट जाता है और घर में फिर अस्त व्यस्तता फैलने लगती है। 5 दिन बीत जाने के बाद बीरेन का मित्र चरणजीत सिंह घर आकर बीरेन को गुम हो जाने की सूचना देता है। यह सुनकर बाबूजी की सांसें गले में अटक जाती है। इस प्रकार इस उपन्यास में आज सत्ता, शासन, प्रशासन को उदासीनता, कर्महीनता के कारण समग्र देश का निम्न वर्ग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, भूखमारी, महंगाई की आग में जलता जा रहा है। बीरेन समुद्र में खो जाता है और अफसर कुछ दिनों के बाद जांच पूरी करने की उतावल में लगे हुए थे और श्यामलाल को उनका दामाद हरबंस समझा लेता है कि अब बीरेन की मृत्यु स्वीकार कर ली जाए ताकि सरकार से मुआवजा मांगा जा सके। इस प्रकार इस उपन्यास में रम्मी छोटी बेटी समीरा को समझाती है कि पुलिस और जांच अधिकारी जब पूछे तब उनको कहना है कि बाबूजी यहाँ नहीं रहते। छोटी बेटी समीरा सोचने लगती है कि जो खो गया है वह भी एक खिलवाड़ बन गया है। इस प्रकार समुद्र में खोया हुआ उपन्यास में पुलिस उल्टी सीधी तहकीकातों से परेशान करने के साथ साथ मोहल्ले में उन्हें बदनाम भी करती है। उनके परिवार का जीवन अस्थिर एवं असुरक्षित बनाती है। आज हम देखते हैं कि कोई दुर्घटना हो जाती है या नैसर्गिक आपत्ति आने पर हमारी सरकार मरे हुए आदमी के परिवारों वालों को मुआवजा देने की घोषणा तो कर देती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मुआवजे की रकम परिवार वाले दुनिया से उठ जाने के बाद मिलती है। इस प्रकार वह मुआवजा पाने के लिए मरे हुए आदमी के साथ पहले अपना रिश्ता सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद आपको बेसहारा साबित करना पड़ता है। इस पर काम न चलने पर एमएलए, कमिश्नर, राजनेताओं के घर चक्कर काटकर सिफारिश भी करानी पड़ती है। श्यामलाल का परिवार भी मुआवजे की चक्कर में आकर तितर बितर हो जाता है।
इस प्रकार समुद्र में खोया हुआ आदमी उपन्यास का शीर्षक सार्थक, आकर्षक, सुंदर और लघु और चोटदार है।